हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के माध्यम से खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है, जो आपके सामने दिख रहा है 11,000 प्लस वाले क्वेश्चंस का, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए हैं। और अभी तक हमने एनर्जी के पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका बहुत ही डिटेल में हमने विस्तार में सॉल्यूशन किया है, उसको सॉल्व किया है। और अभी तक हमने 80 के पहले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और 80 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। कहा जा रहा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरित होता है। मतलब जब साइकिल कोई पर्सन चलाता है तो उसका जो एनर्जी होता है बॉडी में वो किस तरह से रूपांतरित होता है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है। जो भी ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और जब वो अपना हाथ पैर को चलाता है तो पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही आपको पता है कि वो पैर हाथ को चलाएगा तो पैर को चलाएगा तो साइकिल की बात कही गई है, तो साइकिल का जो पैडल होता है, पैडल उसके पैर से अटैच होगा। और जैसे ही वो अपना पैर चलाएगा तो उस तरह से पैडल उसका मूव करेगा, जिसकी वजह से साइकिल आगे की ओर गतिमान हो जाएगी। तो इस तरह से फिर उसका पेशीय ऊर्जा जो है पैर का, वो कहाँ चेंज हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। क्योंकि कोई भी पर्सन के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, जब हाथ पैर चला तो पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और इसके बाद गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है। 81 नंबर है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश 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 ऊर्जा होती है। यानी कि कहा गया है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग को जब कंपेयर करें एक सामान्य स्प्रिंग से, तो उसमें जो एनर्जी होगी संपीड़ित स्प्रिंग में क्या अधिक होगी, सामान्य स्प्रिंग की तुलना में कम होगी, शून्य होगी, समान होगी, क्या होगी। तो देखिए, कभी भी संपीड़ित स्प्रिंग की बात कही जाए सामान्य स्प्रिंग की तुलना में, यानी संपीड़ित कहने का मतलब कि इस पर कोई प्रेशर दिया गया है जिसकी वजह से इसमें संचित ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि सामान्य स्प्रिंग की तुलना में जो होती है आपका संपीड़ित स्प्रिंग, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। और जैसे इसको आप प्रेशर जो दिए होते हैं इसको छोड़िएगा तो ये काफ़ी हद तक ऊपर उछल जाता है। तो इस तरह से इसमें एनर्जी अधिक होती है सामान्य की तुलना में, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 के बाद 82 देखते हैं। है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। तो किसी पिंड को, किसी वस्तु को जब हाइट से गिराया जाता है तो जब यह भूमि को छूती है तो इसमें मतलब जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी। तो देखिए, कभी भी किसी भी वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो ये गतिज ऊर्जा के साथ तो गिरती है, लेकिन जैसे ही ये भूमि को टच करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा तो सबसे नीचे अधिक होती है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के चिपक तो नहीं जाती है। यहाँ कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी बहुत उछल कूद करती है। कोई भी बॉल को गिराते हैं या कोई भी वस्तु को तो थोड़ी बहुत इधर उधर करती है, यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो 82 यानी कि 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी किसी वस्तु में गिराया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन कब, जब भू स्तर की बात कही जाए तब। तो 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। अब यहाँ सामर्थ्य का क्या अर्थ है तो समझते हैं। देखिए, सामर्थ्य कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु पर जो भी क्रिया की जाती है तो उसमें जो खपत होती है वो क्या होती है, मतलब कौन सी चीज़ होती है जो कि किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होती है। तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए, तो ऊर्जा होनी चाहिए। तो इसके लिए 83 का जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि किसी वस्तु पर लगने वाली जो होती है सामर्थ्य उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, 84 यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन है कि 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। अभी देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है m का मान यानी कि किलोग्राम, 50 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि m बराबर 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद 6 मीटर हाइट दिया गया है, 6 मीटर ऊंचाई। तो कभी भी हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पर किया है कि निहित ऊर्जा की बात कही जाए, स्थिर ऊर्जा की बात कही जाए तो और उसमें हाइट मेंशन हो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है P यानी पोटेंशियल एनर्जी या निहित एनर्जी बराबर mgh,
mgh। और इसके आधार पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उनमें कवर किया है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जितने भी वीडियो आप नहीं देखे हैं उनका प्लेलिस्ट वीडियो सभी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जा करके देखते हैं तो ये वीडियो आपको समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो m का मान दिया गया है 50 और g का मान यहाँ से क्वेश्चंस में दिया गया है 10, नहीं दिया रहे फिर भी हमें 10 मानना होता है। और h का मान यानी कि यहाँ h का मान कितना दिया गया है 6 मीटर, तो यहाँ 6 मीटर जब सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 × 30 और 00 यानी कि 3000 जूल आ गया। 3000 जूल यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 हाइट की ऊंचाई पर उठाया गया और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो उसमें कुछ नहीं करना है, m के स्थान पर m के मान के लिए m दिया गया है, हाइट के लिए 4h दिया गया है और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कही गई है। तो हमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है। m का मान तो m ही दिया गया है, g का मान नहीं दिया गया है तो हम g को g ही मानेंगे और h के बजाय यहाँ दिया गया है 4h यानी कि 4h। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा m हो गया, g हो गया, h के बजाय 4h हो गया। इसको जब आप अरेंज कीजिएगा तो 4mgh यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 10 के बजाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आप गुना कीजिएगा इसको लेकर के तो काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो हम इसे 10 मान करके कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं। दिया गया है g बराबर इतना, निहित ऊर्जा पूछा गया है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा वही है, सेम होता है। तो m का मान दिया गया है 11 kg यानी कि m के लिए 11 kg है, हाइट के लिए 7 यानी कि h बराबर 7 मीटर हो गया। तो इसके लिए mgh होता है mgh, तो m के लिए कितना है 11, g के लिए हम 9.8 नहीं मानेंगे, इसको 10 मानेंगे, 10 मान करके सॉल्यूशन करेंगे और h का मान दिया गया है 7। अब इस सभी को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 770। कितना ईजी हुआ गुना करने के लिए। अब यहाँ देखना है आपको कि 9.8 यानी कि 9.8 दिया था क्वेश्चन में मानने के लिए, आपने 10 माना यानी कि कुछ पॉइंट जो है अधिक हमने माना, 0.2 अधिक माना है। अब यहाँ से 0.2 अधिक माना है तो जाहिर सी बात है कि जब आपको यहाँ 9.8 से गुना करने के बजाय जब आप 10 से गुना किए तो कुछ मान जो है अधिक आया हुआ होगा रियल आंसर के कंपेयर में। तो इसके नज़दीक में देखेंगे कि कौन सा मान होगा कि जो इससे हल्का सा कम होगा और इसके नज़दीक में होगा, हल्का सा कम होना चाहिए। तो 770 के नज़दीक में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जब आप जी के स्थान पर यानी कि 10 के स्थान पर 9.8 मान करके करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 754.6 जूल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है g बराबर 9.8। फिर से हम वही काम करेंगे कि m का मान दिया गया 10 kg, हाइट दिया गया है और फिर से क्या लगाइएगा, निहित ऊर्जा पूछा गया है या टोटल ऊर्जा या कुछ भी पूछे, मतलब ऊर्जा उसमें मेंशन होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट लगाइएगा mgh और m का मान फिर से दिया गया है 10 और g का मान कितना है 9.8 मानना है, लेकिन फिर भी हम 10 मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी। हाइट का मान 7 और यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल 700 जूल। अब 700 जूल के नज़दीक में कौन सा है सबसे नज़दीक में, तो 686 यानी ऑप्शन नंबर आपका 87 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 87 का आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं बी है, ये बी है, सही हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। अब बारिश के दौरान पूछा गया है किस प्रकार के परिवर्तन होता है ऊर्जा में, तो आपको जाहिर सी बात है कि यांत्रिक ऊर्जा तो होगा नहीं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा तो मोटर चलती है, तो मतलब ऐसे काम होता है जिसमें कि थोड़ी सी मशीनिस्ट चीज़ से रिलेटेड होता है। गतिज ऊर्जा तो मूवमेंट होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है नहीं। पेशीय ऊर्जा यानी कि बॉडी से तो बारिश होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तन होती है कि
स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। अब बचा सी और डी। सी और डी में हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा भी हमारे शरीर से रिलेटेड होती है। और स्थितिज ऊर्जा की बात कही जाए तो जैसे कि मान के चलिए ये बादल हो गया, तो बादल में बहुत सारे पानी स्टोर होते हैं। तो जब स्टोर है तो इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और जब जैसे ही यह बूंदी बन करके नीचे की ओर गिरने लगता है तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा, देखिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं क्वेश्चंस को। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से हाइट मतलब आपको निकालना है और इसमें टोटल एनर्जी दिया हुआ है निहित ऊर्जा 1500 जूल। कुछ नहीं करना है, टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और इसमें आपको इसका मान दिया गया है 1500 जूल। 1500 जूल इधर ले लेना है। m का मान कितना है, 15 है, और g का मान यहाँ से 10 लेना है। h का मान नहीं मालूम है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो h के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों किधर आ जाएगा, इधर। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया एक बार में, यानी कि हाइट का मान जो आ गया आपका 10 मीटर हो गया। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब 90 क्वेश्चंस को देखते हैं। 90 क्वेश्चंस है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा की बात कही गई है, किसके बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा या निहित ऊर्जा हमने समझा था कि mgh के बराबर होती है। mgh कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 91 नंबर है कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का उल्टा होता है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा पे चर्चा किया गया है। तो गतिज ऊर्जा के लिए यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ तो यहाँ हो जाएगा। m का मान कितना है, 10 kg है, और v का स्क्वायर यानी कि आपका जो गति का मान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर यानी कि v का मान है 2 मीटर, तो यहाँ v² है यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 दूनी की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 2 से 1 2 कट गया, यहाँ 2 रह गया, और आपका आ गया आंसर 20 जूल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है। 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा निहित गतिज ऊर्जा कितनी है, मतलब निहित यानी जो उसमें अवेलेबल है, जो स्थिर है, वो गतिज ऊर्जा कितनी है। गतिज ऊर्जा की बात कही गई है। तो फिर से आप लगाइएगा हाफ mv², ke बराबर हाफ mv², और इसमें आप जानते हैं कि हाफ हो गया, m का मान 11 kg, v² 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब यहाँ से थोड़ा सा कटाने में दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको यहाँ से बताते हैं कैसे कटाना है। 2 से 11 को कटाना है, तो 2 25 10, मान के चलिए ये 10 है, हमने कम माना है। 25 25 125, लेकिन आपका जो आंसर आएगा 125 से थोड़ी सी 1 पॉइंट अधिक आएगा, क्योंकि यहाँ आपने 10 मान करके कटाया, जबकि क्वेश्चन पे 11 दिया गया है। तो 125 से अधिक आएगा। और देखेंगे कि 92 में जो दिया गया है 125 से कौन अधिक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 125 से थोड़ी सी अधिक कौन सी है, 137.5 जूल है। और याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल में होता है। ठीक है, इसका ऐसा ही यूनिट जूल होता है, स्थिर ऊर्जा के भी जूल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न कि ए होगा, क्योंकि इसमें मीटर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की गई है। फिर से धारण की गई है, अवेलेबल है, या जो भी कहे, बस गतिज ऊर्जा पूछा गया है, ये ध्यान देना। फिर से हाफ mv², तो हाफ m का मान 15, v² इनके 25, और 5 से 2 से कटा दिए, तो 2 7 14, इसको 7 मान करके कटाइए, तो 2 7 14 मान के चलिए कट गया। 7 5 35, 7 14, 15 16 17,
175 यानी कि इससे अधिक आएगा आपका मान, क्योंकि यहाँ 14 हमने मान करके कटा है, तो 175 से अधिक कौन सा है आपका मान, थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। तो आपका 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 175 के बाद आपका जो है 187 हो जाएगा, 187.5 जूल। आप छोड़िए ना, इतनी झंझट क्या करना है, आप इसी को मान करके गुना कीजिएगा, थोड़ी से पॉइंट में आएगा, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप कर लीजिएगा इतना। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 94 है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि से ऊंचाई ज्ञात करना है और इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया है 480 जूल। तो इस प्रकार से फिर आप मानिएगा 480 जूल बराबर यानी कि स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और 480 जूल बराबर m का मान दिया गया है यहाँ से 12 kg। m का मान हमेशा kg में दिया रहे तभी आपका सही हो जाएगा आंसर, नहीं तो फिर आपको ग्राम से kg में उसको कन्वर्ट करना होगा। g का मान 10 दिया गया है तो 10 ले लिए, और g के बाद h कितना दिया गया, h नहीं दिया गया, h से हमें फाइंड आउट करना है, h बराबर वाट। ठीक है, यहाँ से h बराबर आप निकालिएगा, 0 से 0 कट गया, 12 चौ 48 4 बार में, यानी कि h का मान जो आ गया आपका 4 मीटर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निहित स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब इसमें बता रहा है कि आपका स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन सा है। आइए क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है इसको समझते हैं। अब घर की छत पर रखे ईंट, तो आपको मैंने बताया कि कोई भी वस्तु को कहीं रखा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है, स्थितिज ऊर्जा अवेलेबल होता है, और जैसे ही उसको गति में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें गतिशील होने की वजह से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें रखा गया है, बोला गया है, तो यानी कि इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, अब एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो उसमें भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है स्प्रिंग में भी। जैसे या अब देखिए फिर से संपीड़ित स्प्रिंग की बात कही जाए तो संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग है, इस पर प्रेशर आप दे करके इसको हाइट इसका क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो इसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, अब बांध के बारे में हमने इसके पहले चर्चा किया था कि बांध हो गया, जैसे ये बांध हो गया, बांध के डैम, और इसके पीछे जो है पानी अवेलेबल है बहुत सारा, इसको स्टोर करके रखा गया है, तो इसमें भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ये फाटक को ऊपर उठाया जाता है तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है। पानी में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही फाटक को उठाया जाता है तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, और परिवर्तन होने के कारण यहाँ डैम पर टरबाइन लगाया होता है, और ये टरबाइन को घुमाने लगता है, रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से आपका विद्युत उत्पन्न होने लगता है। तो ये सारे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चंस के लिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, यानी ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी में चारों दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है 96 की कार्य करने की सक्षम वस्तु में डैश 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 होती है। कार्य करने की सक्षम वस्तु में डैश 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 होती है, तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में भी। तो ऊर्जा होती है, कार्य करने में सक्षम जो होती है ऊर्जा होती है। ऊर्जा अगर आपके बॉडी में है तभी इसी की वजह से आप कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हैं। अब शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की प्रति इकाई समय में कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दर, यानी कि जब भी दर की बात कही जाती है तो आपको समय से आकलन करना होता है, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम यानी कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य के दर को शक्ति कहते हैं। दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जितना आप कार्य करने में सक्षम है, जितने अंदर आपके क्षमता है, उसे ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इनमें निहित है। अब देखिए फिर से वही वाली बात आ गई। इसके पहले हमने जो चर्चा किया था कि एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन यानी कि जहां विद्युत उत्पन्न होती है, जो पावर हाउस होता है,
आपके ज़िले में कहीं होंगे देखिएगा, तो वहाँ क्या होता है कि पानी को संग्रहित करके रखा जाता है। जैसे कि पानी बहुत सारे स्टोर करके रखा जाता है और यहाँ से थोड़े से हाइट पर उठा दिया जाता है फाटक को, तो और नीचे की ओर बहुत तेज़ मतलब गति के साथ पानी जो होती है प्रवाहित होती है। और पानी को प्रवाहित होने के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगाए होते हैं, तो और जिसकी वजह से ये मूव करता है, तो इसी की वजह से हमारा पावर सप्लाई घरों में आता है। तो इसी को कहा गया है कि बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। तो पानी जो स्टोर है इसमें तो क्या है, स्थिर ऊर्जा है, लेकिन जब आप टरबाइन को घुमा सकती है बोला गया है, तो यानी कि टरबाइन कब घूमेगा, जब पानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। तो इसलिए 97 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें बताना है कि आपका कौन सा कथन गलत है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है, यानी कि ये टर्म जो है सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी टर्म सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं होती है बांध के जल में। जब इसको छोड़ा जाता है तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है, नहीं तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये बात गलत है। गतिशील कार्य में गति ऊर्जा होती है, ये बात सही है। तो क्या कहा गया है, कथन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसके पहले बहुत अच्छे ढंग से समझा था कि स्थिर ऊर्जा कैसे जानेंगे कि इसमें स्थिर ऊर्जा है। तो देखिए, कोई भी वस्तु पर ज़बरदस्ती अगर कार्य करते हैं तो उसको, जब वो अपनी सरल अवस्था में होना चाहता है, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती करके उस पर बल आरोपित करके उसे अपने सरल अवस्था से दूर रखते हैं, तो उस अवस्था में स्थिर ऊर्जा होती है। जैसे कि एक हथौड़ा है, तो हथौड़ा हमेशा चाहता है कि ज़मीन के स्पर्श में रहे, लेकिन आप इसे अगर आप कुछ हाइट पर ऐसे टांग करके यहाँ और रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर आना चाहता है, लेकिन आप बल लगा करके इसे ऐसे टांगे हुए हैं। या आप पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है यहाँ, तो वो नीचे की ओर आना चाहता है, लेकिन जब यहाँ आता है मैक्सिमम हाइट पर, तो इसमें भी स्थिर ऊर्जा होती है। कोई भी देखिए, छत हो गया, छत पर पिंड है, तो ये पिंड चाहता है कि ज़मीन के नीचे है, इसको छोड़िए कहाँ जाएगा, तो ज़मीन के स्पर्श में जाएगा, लेकिन ये भी कहाँ रहता है, तो ऊपर रहता है, ज़बरदस्ती बल लगा कर इस पर रखा जाता है, इसमें भी स्थिर ऊर्जा होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्थिर ऊर्जा कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में आनी चाहती है, लेकिन हम उस पर ज़बरदस्ती बल लगा करके उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तो उस अवस्था में उसमें स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। फिर से गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। m का मान कितना दिया गया है, 20 kg, तो यानी कि पहले हाफ लिखेंगे, हाफ m का मान 20, v² यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 के 36, तो 2 से ये कट गया 18, और 18 × 20, 18 दूनी 36 यानी कि 360 जूल हो गया। 360 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। तो 99 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। अब 100 नंबर क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अब दिए गए चित्र को आप देख सकते हैं और इसमें बता सकते हैं कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन में जो दिया गया है इसे पढ़िए। ऑप्शन में है कि दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो अगर स्थितिज रहता तो आपको ध्यान देना होगा कि ये बाइक जो है ऐसे खड़ा नहीं रहता, ये गिर जाता, बाइक जो है गिर जाता। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि ऊर्जा का मतलब उपयोग करके तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दोनों, तो ये टर्म कुछ सही लग रहा है। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ बात है नहीं। यांत्रिक ऊर्जा ठीक है, लेकिन पेशीय ऊर्जा तो कहाँ से आ जाएगा, तो ये बात गलत है। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, तो ये भी बात सही है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। अब ये कहा गया है कि उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो इसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि उच्च
गति के साथ आगे बढ़ रहा है ऊर्जा की खपत करके कि निम्न। तो लेकिन ये बात चल रहा है कि दोनों जो है गतिज ऊर्जा में है, क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा में रहता तभी ये दोनों चक्के के ऊपर स्टैंड खड़ा रहता, नहीं तो ये गिर जाता या ये स्टैंड लगा करके इसे टेढ़ा करके खड़ा रखता। तो गतिज ऊर्जा में ही है। अब दोनों की भले नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये अगर रुका भी रहे तो इसी तरह से रहेगा और चलेगा भी तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन इस प्रकार से आप बता सकते हैं दोनों वाहनों गतिज ऊर्जा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर में कहा गया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश 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 ऊर्जा होती है। अब हमने बताया कि कोई भी चीज़ को जब आप ज़बरदस्ती करके रखते हैं तो उसमें क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी, अब पानी कहाँ रहना चाहता है, नीचे ज़मीन पर सटा रहना चाहिए, लेकिन जब ये पानी उठ गया ऊपर तो फिर से कहाँ आने के लिए रेडी है, नीचे। तो उसमें जब मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब किसी निश्चित ऊंचाई पर, तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी 101 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर। 102 नंबर है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब कोई गुब्बारा ऊपर जाता है तो बढ़ती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 नंबर है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश 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 हो जाती है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया, और इस तरह के भी हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए थे इसके पहले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उन्हें भी जा कर के। और हमने बताया था कि जब भी गति और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध पूछा जाए, गति और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध पूछा जाए तो क्या होता है, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। गति को अगर दोगुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर गति को यानी ऐसे समझ सकते हैं कि भी जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वी स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगर भी को 1 कीजिएगा तो ये 1 रखिएगा तो यह तो 1 गुना ही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आप भी को 2 गुना करते हैं तो 2 करते हैं भी के स्थान पर, तो ये भी का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 के समानुपाती होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप भी को जब आप 3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 103 का हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गति को दोगुना किया गया है तो गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी की 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी इसमें बताना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए हमने बताया है कि हाफ mv² होता है, हाफ mv², और हाफ ये स्क्वायर है, तो हाफ हो गया, m का मान दिया गया है 30 kg, 30 ये गुना में है 30 हो गया, और v² यानी कि v का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100। अब यह 1000 हो गया 100, 2 से कट गए ये 15, यानी कि आपका राइट आंसर 1500 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रख करके खुद से इसको सॉल्यूशन करें। इसके बाद जहां डाउट हो तभी आप वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा इस साइंस को सॉल्यूशन करने में। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है कि 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। फिर से गतिज ऊर्जा की बात कही गई है, तो क्या लगेगा आप, हाफ mv², हाफ m का मान 30 यहाँ दिया है 30, v² यानी कि 25, 2 से कट गया 15 बार में 25 25 125, 25 अब 12 25 10 30 2 25 10 30 2 32, तो यानी कि 325 आपका कहाँ है 375 आएगा 375 जूल। तो 375 15 × 25 कीजिएगा 375 आएगा, तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 375 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर है कि एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति kg गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, वस्तु की हाइट है। अब इसमें हाइट बताना है, और आप समझ सकते हैं कि 10 न्यूटन प्रति kg जो है ये क्या है, तो ये g का मान है।
अब जी बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, या ए बराबर भी कहते हैं। ए बराबर यानी जब त्वरण की बात कही जाए तो ए आप मानिएगा, तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि गुरुत्व के द्वारा किया जो उत्पन्न होती है त्वरण। अब ये ए बराबर कितना दिया गया है, 10 न्यूटन केजी पर। अब ये ए बराबर गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन ये क्या है, जी का ही मान है। अब गुरुत्वीय त्वरण 1 न्यूटन प्रति केजी कैसे होता है, अब इकाई को समझ सकते हैं, एक प्लस पॉइंट कैसे थोड़े से जानते हैं एडवांस। तो ए बराबर न्यूटन प्रति केजी कैसे हुआ, तो ये एफ बराबर होता है यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। एम से मास, ए से एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एम का मान, एम का केजी होता है। अब जब ये केजी आएगा तो इधर न्यूटन के बट्टे में आ जाएगा, केजी जो है न्यूटन के बट्टे में आ जाएगा। और जब तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर यहाँ से हो गया आपका न्यूटन पर, ये एन है, न्यूटन पर केजी। और जब केजी ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन केजी पर -1 हो जाएगा। तो यही दिया गया है ये। तो ए बराबर है, ए बराबर है, तो ए बराबर मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान है ये, ठीक है, ये जी का मान है। तो आप समझे होंगे। और फिर से इतना कितना गया, क्या दिया गया है, 400 जूल स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जिसका मान दिया गया है कितना, 400 जूल। तो 400 जूल यहाँ से आप लिखिएगा, 400 जूल, 400 जूल बराबर m का मान 20, g का मान कितना दिया, 10, जी h का मान नहीं दिया है, इसे आप निकालना, वस्तु की ऊंचाई है कितना है इसी को निकालना। तो h का h, अब यहाँ से कटाइएगा तो 00 से 00, 2 से 2, 4 कट गया 2 बार में, यानी h का मान 2 मीटर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। 107 नंबर है कि 15 केजी के एक हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फिर से स्थितिज ऊर्जा बराबर पूछा गया है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, m का मान 15, जी का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, फिर भी आप 10 मानेंगे। मैंने पहले भी बताया है, जब नहीं दिया रहा है तो आप 10 मान सकते हैं। तो h का मान यानी कि 10, तो आपका आ गया 1500। अब हमेशा 10 ही नहीं माना है, कभी कभी 9.8 के को भी मानना होता है, और उसी के मुताबिक आंसर में दिया होता है। तो जब आपका जो रियल अगर 10 मान करके करते हैं, आपका आंसर नहीं आ रहा है तो वहाँ 9.8 मानिएगा। तो आपका हो जाएगा 1500 जूल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 107 का ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में कभी दिया रहे कि गुरुत्व त्वरण के द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्व त्वरण के द्वारा किया गया कार्य तो हमेशा mgh ही नहीं होता है। तो अब गुरुत्व त्वरण द्वारा इसके द्वारा किया गया कार्य पूछ दिया गया, या इसके विरुद्ध किया गया कार्य पूछ दिया गया, तो हमेशा आपको वहाँ माइनस लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, -mgh, और जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। कब, जब गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य बोले या गुरुत्व त्वरण के द्वारा किया गया कार्य बोले, ठीक है। एक ये प्लस पॉइंट है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। और 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 केजी द्रव्यमान के बल को गतिज ऊर्जा की। आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने ठाना है ये कि जितने भी खान सर के जितने भी न्यूमेरिकल हो या साइंस के है, साइंस के सेक्शन में जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो सभी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए, और वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।